और चलिए आज के अपने हम खास मौजू की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह को शिवसेना के संजय राउत की शक्ल में एक हमनवा मिल गया है। नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ उनके एक बयान पर तलवारें खींची हुई हैं। उनसे पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है। एक शिद्दत पसंद लीडर ने तो उनके लिए पाकिस्तान के हवाई सफर के लिए टिकट तक बुक करा दी है। नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर तशद्दुद पर जबान खोलते हुए कहा था कि आज मुल्क में यह हालत हो गई है कि आज गाय की मौत एक पुलिस अफसर से ज्यादा अहम हो गई है। उन्होंने कहा था कि मुल्क की फजा जहरीली हो गई है और उनको यह फिक्र है कि अगर उनको बच्चों को हुजूम ने घेर कर उनसे उनका मजहब पूछ लिया तो वो कुछ जवाब नहीं दे सकेंगे। संजय राउत ने कहा है कि नसीरुद्दीन शाह पर इल्जामात लगाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संजय राउत का कहना है कि नसीरुद्दीन शाह के बयान पर तनकीद की जा सकती है, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। जो लोग मजहब और जात पात के नाम पर मुल्क का समाजी ताना बाना मुतासिर करना चाहते हैं, उनको मुल्क की हालत, नाजुक हालत को समझना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि कोई मुल्क के हालात को समझने के मूड में नहीं है, हर शख्स बहरा बना हुआ है। संजय राउत का कहीं ना कहीं यह बयान, बड़ा बयान मरकजी सरकार पर भी एक बड़ा निशाना हो सकता है। मरकजी सरकार जिस तरह से शिवसेना अपनी इत्तेहादी पार्टी से आजकल नाराज चल रही है, लगातार शिवसेना की तरफ से बयानात आ रहे हैं, तो संजय राउत का यह बयान भी कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत के रवैये पर एक बड़ा सवाल है और उस पर एक बड़ा निशाना है। तो नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर वाकये पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सोचने पर यह हालात मजबूर कर देते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आज एक गाय की मौत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क के एक जवान से। उन्होंने कहा कि एक जवान के मरने का इतना अफसोस या हल्ला नहीं होता है जितना एक गाय की मौत पर हल्ला मचता है। इस पर नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ कई तरह के इल्जामात लगे थे और बाकायदा उन पर तो चलिए संजय राउत के इस बयान पर और बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रशांत धूमल हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मुंबई से जुड़े हुए हैं। निरंजन शेट्टी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों अपने मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। निरंजन शेट्टी जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। संजय राउत के इस बयान को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि भाई नसीरुद्दीन शाह को जो लोग आईना दिखा रहे थे, जो उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत कर रहे थे, वो लोग खुद अपने गिरेबान में झांकें। निरंजन जी। जी, सबको नए साल की मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपके सवाल को जवाब देना चाहता हूं जी कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता देना चाहता हूं कि पहली बात, संजय राउत जी को ना हमारे जैसे प्रवक्ता, ना हमारे लीडर, उनकी किसी बात को हम तवज्जो देते हैं। वो अपनी बातें कहते रहें। हिंदुस्तान आज़ाद है, जैसे नसीरुद्दीन शाह ने आज़ादी में अपनी बात कही, वैसे ही हम मानते हैं कि संजय राउत भी आज़ाद है अपनी बात कहने के लिए। नहीं, लेकिन निरंजन शेट्टी जी, ये तो बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि भाई नसीरुद्दीन शाह जिस तरह से आज़ाद हैं वैसे संजय राउत आज़ाद हैं। नसीरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया था और उस पर लगातार हमले हो रहे थे कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको हिंदुस्तान अगर पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब सवाल यही उठता है निरंजन शेट्टी जी कि आपकी अलायंस का कोई बंदा अगर इस तरह का बयान देता है तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा उठकर अगर बयान देता है तो उस पर लगातार हमले होते हैं। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? ऐसा नहीं है। हमने देखिए, आपने अगर मुझे आपने यदि मुझे देखा होगा आज तक के इसमें, मैंने कभी भी संजय राउत जी की किसी भी बात को, या आपके चैनल या अन्य चैनल पर, ना मेरे मुख्यमंत्री ने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी उनकी बातों को तवज्जो दिया। हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब तक उनके अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी कुछ कहते नहीं,
और मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक सामना से जो उनका एक अपना मुखपत्र है और जिसको संजय राउत जी चला रहे हैं, तो एक आम अलग कोई एक हमारे यहाँ पर मुंबई सिटी में ऐसे संध्या काल होता है, नवा काल होता है, उसी तरह से हम उसको तवज्जो देते हैं। तो आज जो छपा हुआ जो भी इश्तिहार की तरह हम उसे देखते हैं और कल को चाय के नीचे रखकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यानी उस बयान पर बिल्कुल आप लोग कान नहीं धरते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रशांत धूमल जी, जिस तरह से दो अलायंस पार्टियां, मतलब बीजेपी की बड़ी अलायंस शिवसेना है और लगातार शिवसेना बीजेपी पर, अपनी अलायंस पार्टी पर हमले करती है, लेकिन निरंजन शेट्टी जी का कहना है कि भाई हम उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कैसे देखा जाए इस बयानबाजी को? भाई साहब, ये बीजेपी राम राज्य की बात कर कर सत्ता में आई हुई पार्टी है और आप सभी को पता होगा कि राम ने जब सीता मैया के ऊपर अपराध लगे थे तो अपने राज्य के कपड़े धोने वाले इंसान की बात सुनकर या उसे महसूस कर कर न्याय करने की कोशिश की थी। वो न्याय कितनी हद तक सही था, गलत था, यह अलग बात हुई, मगर वही राम राज्य लाने की वाली पार्टी, राम राज्य लाने की बात करने वाली पार्टी आज अपनी सहयोगी पार्टी के बड़े नेता की, एक खासदार की बात सुनने को तैयार नहीं है। और पिछले 4 साल से हमने यही देखा है लगातार कि ये पार्टी सत्ता में आने के बाद इनके शीर्ष नेतृत्व की तरह किसी की सुनने की मनस्थिति में नहीं है। और उसी का फल है कि आज पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है और जनता इनसे दूर जाने लगी है। जितना ये लोग जनता से दूर गए पिछले साल में, उससे दुगनी रफ्तार से जनता इनसे दूर जा रही है। और उसी वजह से जनता की मानसिकता, जनता को क्या चाहिए ये समझने में ये लोग कहीं तो मतलब अपयशी हो रहे हैं। इनको कहीं तो मतलब उन लोगों की बात ही समझ में नहीं आ रही कि लोग क्या चाह रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज की खबर है कि 100-150 रुपए से रसोई का गैस आज सस्ता हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी लगातार हारती रहे, तब जाकर यहां के गरीब लोग कहीं तो सुकून की सांस ले सकते हैं। ये वही 3 राज्यों की और 5 राज्यों में, 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत और 5 राज्यों में बीजेपी की हार का कमाल है कि पेट्रोल डीजल के भाव उतर चुके हैं, रसोई के गैस के भाव उतरने लगे हैं। और आप लगातार इनको हराते रहेंगे तो ये लोगों की बातें इसी तरह से सुनने लगेंगे, जो आज बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। बिल्कुल निरंजन शेट्टी जी, क्या सच्चाई यही है कि 5 राज्यों में जो रिजल्ट आए हैं, 3 राज्यों में बड़ी हार हुई है, वहां पर कांग्रेस आई है, क्या ये एक मजबूरी जाहिर करती है बीजेपी की कि जो उसकी अलायंस पार्टियां हैं, जो उसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनकी बातें सुननी पड़ रही बीजेपी को? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो मेरे मित्र हैं शायद इनको पूरी जानकारी नहीं कि पूरे देश भर में कितने राज्य हैं। ये 3 राज्यों से इतने उछल कूद रहे हैं कि मानो इनको वो चांद मिल गया या वो सूर्य मिल गया, जो ये राम भक्त हनुमान जी के बारे में जैसे कह रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो सूरज मिल प्राप्त हो चुका है, जिससे अभी पूरी पृथ्वी को एक ग्रहण, पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में समा लेंगे। और फिलहाल तो इनका नेता तो जो पोंगा पंडित बनकर घूम रहा है पूरे देश भर में, और किस प्रकार से लोगों को ये पता है कि यहाँ पर जो हिंदुत्व का नाटक करके और हमारे जो भोले भाले हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको गुमराह करके किस प्रकार से इन्होंने 3 राज्यों में सत्ता हासिल की। और जिस प्रकार से आरोप कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि ये वही सत्ताधारी लोग हैं जिन्होंने 65 साल तक इस देश के ऊपर राज किया और लोग तरसते रहे। इनके समय कितने आत्महत्या हुई, कितने इस प्रकार से पेट्रोल के दर हो, केरोसिन के दर हो, या फिर आज वो जिस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये भूल गए कि उनकी प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह साहब थे, उनकी पत्नी ने किस प्रकार से उनसे एक ही ख्वाहिश की थी कि साहब कुछ भी करिए लेकिन गैस के दाम कम कर दीजिए। आज ये यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोगों का मन मोह भंग हो चुका है, कुछ ही समय की बात है, आने वाले दिनों में। आज ही मैं देख रहा था कि पोल के बहुत से रिजल्ट्स है, जिस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कह रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो आज ही आप लोगों ने भी चुनाव में परिणाम दिखाया कि किस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बढ़त है। तो आत्म परीक्षण करने का समय इन व्यक्तियों को है जो इस प्रकार से जो पोंगा पंडित बन के घूम रहे हैं।
प्रशांत धूमल जी, जिस तरह से शिवसेना अब नसीरुद्दीन शाह के साथ खड़ी है और उनके बयान पर संजय राउत का बयान आया कि भाई मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं और ऐसे में जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो मुल्क के फायदे में नहीं है। लगातार शिवसेना और बीजेपी में खटापट चलती रहती है। ऐसे में क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं, अगर खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि आप दोनों लोग महाराष्ट्र से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कुछ कहती है? जी, पहले तो मैं आपको एक, इनकी वरिष्ठ है मेरे, मगर इनकी एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी ने उनसे कुछ बात कही थी। वो बात कहने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ है और वो उनकी बातें सुनते हैं। यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपनी बीबी के साथ में किस तरह का बर्ताव किया है ये पूरा देश जानता है। तो ये असंवैधानिक बातों की शुरुआत अगर बीजेपी करेगी तो कांग्रेस शायद उसी तरह से उसका जवाब देगा। और इसीलिए एक युवा को यहाँ पर उन्होंने भेजा गया है कि इनको इस तरह से डांस बार की बात होने दो, या और इस तरह के लोगों को हिंदुस्तान सौंपना चाहते थे, हिंदुत्व की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और ये हिंदुओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक महिला के बारे में अभद्र बातें करना इनको शोभा नहीं देता है और हम ये बिल्कुल नहीं देखने वाले। और यहाँ की जनता ने इनको बार बार इसी वजह से हराया है, क्योंकि ये ना व्यक्ति की भी इज्जत करना जानते हैं, ना महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। और इनसे बड़ी आवाज में मैं बात कर सकता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में जितनी गालियां ये देंगे उतनी यहाँ की जनता इनके साथ उसी तरह से बर्ताव करेगी जिस तरह से ये लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। और इनकी खुद की विद्या क्या है, इनके मिनिस्टर्स की डिग्री, इनके प्रधानमंत्री की डिग्री कोई कभी दिखाने को तैयार नहीं है और ये दुनिया को डिग्री दिखाना चाह रहे हैं। ये फेक डिग्री वाले लोग इस देश का पंतप्रधान बन के बैठा है और यहाँ के विद्वान लोग हमेशा से कह रहे हैं कि इनकी नोटबंदी विफल है, इनका अर्थशास्त्र विफल है और इनके आने वाली सरकार पूरी तरह से विफल सरकार आज इनको वापस से उसी दंगे धोपों की और हिंदुत्व की तरफ ले जाने के लिए इनको मजबूर कर रही है और इसीलिए इनका आवाज बढ़ रहा है। इनसे ज्यादा आवाज हमारा है, मगर हम ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते। शुरुआत यह करते हैं कि मनमोहन सिंह की पत्नी के बारे में बात करते हैं। मनमोहन सिंह के पत्नी के बारे में बात करने की इनको क्या जरूरत है? अगर ये नहीं देखिए, संविधान के बाहर की बातें मत कीजिए, संविधान में रहकर ही बात कीजिए आप लोग। हम भी नेशनल टेलीविजन पे बात होने दो, कहीं पर भी बात होने दो, आपको अधिकार नहीं है। ठीक है निरंजन जी, राहुल जी को पोंगा पंडित कहने की जरूरत नहीं है। आप ये अभद्र, तो आपके मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी जनता को समझ में आना चाहिए। संवैधानिक बातें वाकई में नहीं होनी चाहिए। उनकी डिग्री और पंतप्रधान जी की डिग्री, ठीक है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। ठीक है, धूमल जी बात पूरी हो गई। धूमल जी आपके पास ऐसे लोग नहीं, धूमल जी आपका जवाब पूरा हो गया। ऐसे लोग होंगे भी नहीं, क्योंकि हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर इनको देश का भला नहीं हो सकता है, सिर्फ दंगे कर सकते हैं ये लोग। हिंदुत्व हम असली हिंदू हैं। ठीक है, मैं इशू पर लौट रहा हूं। निरंजन शेट्टी जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई संजय राउत ने बयान दिया और वो नसीरुद्दीन शाह का जो स्टैंड है उसके साथ खड़े हैं, शिवसेना खड़ी है नसीरुद्दीन शाह के साथ। लेकिन बहुत पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए शेट्टी जी कि अगर नसीरुद्दीन शाह के साथ अभी कोई मुसलमान खड़ा होता और उनका सपोर्ट करता तो कितना हंगामा यह बीजेपी करती है? आपके लीडर कितना हंगामा करते? सर देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में ये सभी को आजादी है कि वो अपनी बातें कह सकता है और यदि नसीरुद्दीन शाह साहब ने अगर कोई बात कही है तो लोकतंत्र में हमको भी आजादी है कि हम उस बात को विरोध करें। ठीक है, जहां तक आपने संजय राउत साहब की बात की, मैं ये कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान में उनको आजादी दे दी है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा आजादी कहां है? उन्होंने निरंजन शेट्टी जी, इसे आजादी कहते हैं। बयान देते ही उस बयान पर तूफान आ जाना। क्यों नहीं आजादी है? क्या आजादी नहीं है? क्या आप बयान देते ही उस पर तूफान आ जाना कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, आपको भारत से मोहब्बत नहीं है, इस तरह के बयान आना, ये आजादी कहां है? आप मुझे बताइए कि नसीरुद्दीन शाह की उन बातों को कितना सही लगे। आज मुजफ्फरनगर की जो बातें हैं कि वो आज की बात है क्या?
कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको टूल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मीडिया ने उसको टूल दिया और उसको साथ दिया। और हाल ही में आपने देखा होगा नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क के हालात, तो कहीं ना कहीं उनको फिल्म इंडस्ट्री से सहानुभूति आवश्यक होगी। शेट्टी जी शायद वो नया और एक कोई मूवी निकालने होंगे जहां पर उनको नसीरुद्दीन शाह की आवश्यकता होगी। लेकिन शेट्टी जी उन्होंने क्या गलत बात की थी भाई? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई मुल्क में जो अभी सिचुएशन है वो सही नहीं है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आपने बुलंदशहर में देखा और उसके बाद गाजीपुर में क्या हुआ? अरे आप बताइए ना, मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर देश के हालात ठीक नहीं तो केरला में किस प्रकार से हालत है? नसीरुद्दीन शाह साहब वहां पर के बातें नहीं कहते हैं, किस प्रकार से हमारे लोग गाय के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा दिया जाता है, ये केरला में उनको दिखाई नहीं देता? मैं इस सवाल ये भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं नसीरुद्दीन शाह साहब को, उनको मुजफ्फरनगर दिखा, उनको केरला नहीं दिखा? ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की पीड़ा हमारे कार्यकर्ता या लोग सह रहे हैं। नहीं तो अगर इस तरह का बयान आता तो उस पर कम से कम हंगामा नहीं होना चाहिए ना भाई? आप जिस आजादी की आप बात कर रहे हैं, कम से कम बात कहने की तो आजादी मिलनी चाहिए। नहीं, हम हंगामा नहीं करें, हम कहां हंगामा करें? देखिए, लोकतंत्र में जिस प्रकार से नसीरुद्दीन शाह को एक छूट है आजाद देश में, उसी प्रकार से दूसरे लोगों को भी अपनी बातें कहने की या विरोध करने की, अपने तरीके से प्रदर्शन करने का एक छूट है। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक छूट है, तो उसमें इतनी बातें समझने की क्या आवश्यकता है? गलत बात समझने की क्या आवश्यकता है? संजय राउत साहब को जो कहना है उन्होंने कह दिया, अब उसको हमने तवज्जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए हम पर निर्भर है। ठीक है प्रशांत धूमल, क्या वाकई में आपको लगता है जितनी आसानी से हमारे साथ निरंजन शेट्टी जी ने कहा कि भाई यहां तो पूरी आजादी, आप कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ नसीरुद्दीन शाही, ठीक है। और मैं प्रशांत धूमल आपके पास आता हूं। इस वक्त मेरे साथ किशोरी पेडनेकर जो सीनियर लीडर हैं शिवसेना के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किशोरी पेडनेकर जी, आपका न्यूज 18 उर्दू में हम बहुत वेलकम स्वागत करते हैं। संजय राउत जी का जो बयान आया, उनका स्टैंड है कि भाई नसीरुद्दीन शाह के बयान के साथ हम खड़े हैं। किस तरह से इसे देखा जाए? क्या शिवसेना सपोर्ट करती है नसीरुद्दीन शाह के बयान की? नसीरुद्दीन शाह का बयान का सपोर्ट ऐसा नहीं है। माहौल देश में जो बना है जी, जिस तरह सब जगह में डर फैला हुआ है, और वो डर के कारण से वो नसीरुद्दीन ने बोला है ना कि बाबा बच्चे लोग सुरक्षित नहीं है, कामगार लोग सुरक्षित नहीं है, ये वो सब करके है, तो सही है, ऐसा करके उन्होंने बोला है ना। और किशोरी जी इसमें मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को छोड़ दीजिए, पुलिस वाले महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। बुलंदशहर का वाकया आपके सामने, गाजीपुर का वाकया आपके सामने है। 1 महीने में 2 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं मॉब लिंचिंग के जरिए। नहीं, इसका मतलब यही है कि पूरा देश में असुरक्षितता फैली हुई है, उसके ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे जो संजय राउत है, खासदार और शिवसेना के नेता, उन्होंने वो बयान दिया है, वो सामना में है। बिल्कुल। निरंजन शेट्टी, हमारा मत देना, पेपर में कुछ अपना राय देनी, या हमको क्या लगता है, वो हर लोग का ये है ना, बयान है वो। बिल्कुल। निरंजन शेट्टी जी, आपने सुना किशोरी पेडनेकर जो हमारे साथ जुड़ी हुई शिवसेना के सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि एक भय है, एक डर है, एक खौफ है समाज में, जिसकी वजह से यह बयान दिया गया है। मुझे लगता है इतना भय होता तो किशोरी जी इतनी आराम से यहाँ पर बैठकर जवाब नहीं दे सकती। तो कहीं ना कहीं उनको राजनीति करने की राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये आरोप कर रहे हैं कि उन्हें भय है, डर है, और आपको भी ध्यान में आ रहा होगा कि नसीरुद्दीन शाह जी के उन वक्तव्यों के ऊपर उनको, आप कहते हैं ना कि सवार होकर उनको राजनीति करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यदि उनको खुलेआम बात करनी है तो वो नीतियों पर प्रहार करे, ना कि इस प्रकार से पीछे से किसी के ऊपर वार करे। किशोरी जी, क्या शिवसेना अब नसीरुद्दीन शाह के सहारे सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है? नहीं, अभी जिस तरह पूरा देश, महाराष्ट्र, मुंबई जो देखा जाए, जैसा हर जेंडर या हर
नागरिकों के साथ जिस जैसा बात हो रही है, गलत हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। तो हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें हमने हमारा मत प्रकट किया है कि ये पूरा उन्होंने तो हिम्मत दिखाई, बोला है, लेकिन हर एक का पेपर जो न्यूज़पेपर रहता है सबका एक माइंड रहता है। नहीं, जो सच्चाई है वो आपने अपने न्यूज़पेपर में दी है, हमारा सामना सच्चाई दिखाती है। बिल्कुल। प्रशांत धूमल, किशोरी जी ने कहा कि भाई जो सच्चाई है वो पेपर में आई है, सामना में जो सच्चाई, मुल्क में जो खौफ डर है उसे सामना ने पब्लिक के सामने, आवाम के सामने रखा है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि देश की सच्चाई उन्होंने आज सामने रखी है। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं कि नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में जब उनकी साइड लेकर पाकिस्तान के वजीर आजम ने बात कही थी तो उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था, उन्हें ठोक दिया था कि आप इस तरह से बात मत कीजिए, आप अपना पाकिस्तान संभालिए, हम हमारा हिंदुस्तान संभालने के लिए सक्षम है करके। ऐसे इंसान की बात सुनने के लिए आज इस देश में कुछ लोग तैयार नहीं है। यही भय का माहौल है कि आज वो कुछ भी बोल देते हैं तो उन्हें पाकिस्तान चले जाओ, उनके लिए प्लेन की टिकट्स तैयार है। वो इस देश के लोग हैं, इस देश के हालात को बदलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। 1% मैं मान के चल रहा हूं, मेरे वरिष्ठ बैठे हैं बाजू में, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, 1% गलती होने दो, 10% गलती होने दो, वो 10% गलती को सुधारने के लिए अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है, जाहिर सी बात है कि लगातार शिवसेना बीजेपी पर हमलावर हो, और ऐसे में नसीरुद्दीन शाह का बयान भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्टिंग रोल अदा कर रहा है शिवसेना के लिए कि वो बीजेपी पर हमला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम कम बचा है। प्रशांत धूमल आपका भी, निरंजन शेट्टी जी आपका भी, और किशोरी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर खास में। तो खबर खास में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।